भाई क्लास आज लेट हो गई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आज थोड़ा सा इशू हो गया था। पहले तो क्लास मेरी यूट्यूब पर चल रही थी अभी 7:60, वो थोड़ा टेक्निकल टीम ने थोड़ा लेट स्टार्ट की, वो 7:05 पे, तो 5 मिनट वहाँ पे लेट हो गए। तो फिर जो प्रैक्टिस सेशन है ये 5 मिनट लेट खत्म हुआ, तो फिर इसलिए आपकी क्लास भी 5 मिनट लेट हो गई है। तो आपको ही असुविधा के लिए मैं बहुत खेद है। तो इसके लिए हम बिल्कुल दिल से क्षमा प्रार्थी हैं कि जो आपका समय खराब हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इस वजह से मैं ये नहीं देख पाया कि लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। ओके, कुछ बातें लास्ट क्लास में पढ़ी हैं, ठीक है। हाँ, अनुराधा कुमारी, चंदन, रिंटू, आराध्या शुक्ला, चंद्रशेखर जी नमस्कार। तो एक बार यार कैमरा बैटरी भी होने की, हाँ 50% कैमरा है तो कोई समस्या नहीं आएगी। एक दिन तुमने 1-2% में ही पूरी क्लास चला दी थी, और आज तो 50% है और ये चार्ज होता है साथ में। इतना लेट कैसे? मैंने बताया कि वो थोड़ा सा आज पहली क्लास जैसे पहले 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई, वो की लेट आई, टेक्निकल टीम लेट भेजी, वो 5 मिनट वो लेट हो गई, तो 5 मिनट ये भी लेट हो गई। जानने के लिए मैंने बुक परचेज की, बहुत बढ़िया है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, अपने हमारे एफर्ट को सराहा। देखो मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है ना, साइंस के नाम पर, फिजिक्स के नाम पर, उन सब में केवल उन्होंने प्योर प्रीवियस ईयर चिपका रखा है। किसी में ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आ सकते हो नए हो, और क्वेश्चन को कैसे घुमा के दें। तो उसमें हमने कोशिश किया कि हम दें आपको बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बर्ड की हाइट कितनी होगी, कैसे वर्मा कह रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, उससे एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देखना। ये हमारे पास में ये एक तालाब है, ठीक है, तालाब। तो हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि भाई ये तालाब है, यहाँ पे मान लो कि एक मछली है, ये मछली फिश है, ये और पक्षी उड़ रहा है, ठीक है। तो पक्षी मान लो कि बेटा ये जो है ये h ऊंचाई पर है, सरफेस से, जो है सरफेस से, वाटर का सरफेस, इससे h ऊंचाई पर, और मछली जो है वो d गहराई में है। तो दो चीजें हैं, एक ये कि अगर आप ये पक्षी जब मछली को देखेगा तो मछली से उठी भी दिखेगी, तो मछली की जो आभासी गहराई होगी, अपरेंट डेप्थ, वो तो आप सभी निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपरेंट डेप्थ क्या होती है? आभासी गहराई। आपको सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम बाहर से देखेंगे, पानी के अंदर झांक के देखेंगे, तो सिक्का उठा हुआ दिखेगा, पानी की बाल्टी की तली उठी दिखेगी, मछली उठी दिखेगी। तो जो आभासी गहराई है d' होती है एक्चुअल गहराई को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो, जो लिक्विड है पानी जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये तो चलो सही है, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, अगर इसका उल्टा पूछ ले कि वैसे आप पानी के अंदर का झांक के देखते हो तो मछली आपको उठी दिखती है, लेकिन ये मछली जो है अगर पक्षी को देखे तो पक्षी की ऊंचाई क्या लगेगी? जब आप पानी से हवा की चीज देखते हैं ना, वो चीज आपको, जैसे मछली आपको उठी दिख रही थी, पक्षी ने मछली को देखा तो मछली थोड़ी सी उठी दिखी। तो मान लो कि मछली की आभासी गहराई है d, तो एक्चुअल गहराई थी d, और आभासी गहराई कितनी आई थी d', तो मछली थोड़ी सी उठी दिखी थी, वो तो d/n आ गया। लेकिन मछली पक्षी को देखेगी ना, जो पक्षी थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देगा, पानी से हवा की चीज देखते हैं, तो आप जब मछली का पक्षी को देखे तो पक्षी से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देगा, तो इसकी जो आभासी ऊंचाई होगी, अपरेंट हाइट, वो क्या होगी? वो ज्यादा अपरेंट हाइट, आभासी ऊंचाई। हालांकि पेपर में आभासी गहराई पूछता है, आभासी अगर ऊंचाई पूछे तो बेटा ज्यादा दिखती है, तो आभासी ऊंचाई को हमें h', ऊंचाई ज्यादा है तो क्या करेंगे, जो एक्चुअल ऊंचाई है उसे लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि h × n, यानी कि गहराई कम दिखती है तो वहां पे डिवाइड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गहराई। तो जब आप हवा से पानी की चीज देखते हैं तो पानी के अंदर की चीज थोड़ी सी उठी दिखती है, कम गहराई में दिखती है, तो गहराई कम करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल को भाग कर देंगे, डिवाइड करने की चीज छोटी होती है ना, तो d/n। लेकिन जब पानी से हवा की चीज देखते हैं तो हवा की चीज ऊपर दिखती है, ऊंचाई ज्यादा दिखती है, तो एक्चुअल ऊंचाई को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ध्यान रखना आप। समझ पा रहा सर? समझ में आया? ठीक है, सोते बजरंगी नमस्ते। पप्पू कुमार वगैरह मैंने बुक कर लिया है, वेरी नाइस बुक, थैंक यू। भाई समझ बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हवा से पानी के अंदर देखो, पानी के अंदर झांक के देखा आपने, तो पानी की थोड़ी उठी दिखेगी, कम गहराई में दिखेगी, तो कम गहराई आभासी गहराई कैसे निकालेंगे, एक्चुअल गहराई को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो, क्योंकि आभासी गहराई कम दिखती है। लेकिन आप पानी से हवा का देखोगे, हवा में चीज होती है थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर दिखती है, तो जो अपरेंट हाइट है, आभासी ऊंचाई, एक्चुअल ऊंचाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो शुरू से क्लास में समझ लोगे, बच्चे का डाउट था ये हमने बता दिया, और किसी को डाउट हो आज हम डाउट लेते हैं। तो फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराता हूं आपको पीएनजी फाइल में मिलते होंगे, तो मिल रहे हैं साथ के साथ वो, है ना? और कोई बताओ तो पारा सर का, तो ये सर मेरा नाम, तो नाम आप ले लिया हमने भाई, एक बच्चा समर पारा सर हमारी क्लास में है, उसका नाम भी दिया, डाउट था, ठीक है। ये सब मेरा थैंक यू मेरा क्वेश्चन बताने के लिए। और किसी कुछ है? नमस्ते, ये वो कर लिया है, जय भवानी सर जी, फिश के रेस्पेक्ट में बर्ड, ओके। बाकी सब नमस्ते गुड मॉर्निंग वाली मैसेज है। तो जरा ठंड बढ़ गया क्या? एक बच्चा हमारी क्लास में पाल सरकार, इसने बेचारे ने इसने बुक मंगाई हमारी दोस्त वाली, इसे अमेजन वगैरह ने कोई बुक चिपका दी 3000 रुपए की बुक देरी से, 2900 रुपए की, और वो किसी से काम की नहीं होगी, तो इसने रिटर्न कराई होगी, चेंज में डाला हुआ इसने। तो कई बार ऐसा भी होता है, और ऐसा कर चलो भाई बुक में तुम क्या करें, चल टॉपिक की बुक आ गई, चाहे 3000 की, 5000 की है कि नहीं, लेकिन ऐसे में कुछ मामला बन जाए, मालूम ने मंगाया ईयरबड मंगाए कान के 3000 के, और आईफोन, है ना, फिर तो मजा आ जाए। अब वहां पर आपका टेस्ट है कि आप जो है कितने ईमानदार हैं, कि क्या आप तब उसे रिटर्न में पॉलिसी में डालेंगे, चेंज कराएंगे कि नहीं कराएंगे। एक बार को क्या लगेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर आपके पास ईयरबड है मंगाई, आईफोन आ गया है, तो ये भी संभावना है कि जिसने आईफोन मंगाया उसके पास ईयरबड पहुंच गई होगी, फिर आपका टेस्ट होगा असली जीवन का। क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराता हूं वही क्वेश्चन होता है, अलग से कहां से दूंगा यादों में, है ना। ये जगह आपकी बुक में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लिखावट बहुत छोटी छोटी, इतना छोटी तो नहीं है, थोड़ा सा फोंट साइज इसलिए छोटा रखा, नंबर ऑफ पेजेस जब बढ़ेंगे ना उससे फिर बुक का खर्चा ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा पेज होंगे तो पब्लिकेशन वाला ज्यादा बुक के पास रखो, अब ज्यादा अगर आप उसमें रखेंगे तो फिर बच्चे फिर कहेंगे जी महंगी है, तो बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अब मुझे लगा कि मैंने इसलिए थोड़ा डाउट लिया, क्योंकि थोड़ी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, जो बच्चे बीच में चले गए होंगे तो आ चुके होंगे, अब समझो कि आज क्लास यहाँ से स्टार्ट है, अगर डाउट सेशन चल रहा था। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है, ऑप्शन से बताना भाई, अभी मत लिखना, अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है ओनली ऑन मीडियम, केवल माध्यम पर, कि माध्यम क्या है, पानी है कि हवा है कि कांच है। सेकंड है ओनली ऑन कलर ऑफ लाइट, केवल प्रकाश के रंग पर, कि लाल रंग का प्रकाश जा रहा है कि नीले रंग का प्रकाश जा रहा है। सी बोथ मीडियम एंड कलर, माध्यम और रंग दोनों पर। डी डिपेंड्स ऑन मीडियम, कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, माध्यम, प्रकाश के रंग
और तापमान पर। बट हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक का जो मान है वो किस बात पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो मीडियम पर डिपेंड करेगा कि मीडियम पानी है कि कांच है कि डायमंड है। एक कह रहा है कि इस पर बात पर डिपेंड करेगा कि किसी माध्यम से लाल रंग की लाइट जा रही है कि नीली जा रही है। एक में कह रहा है कि मीडियम पर डिपेंड करेगा कलर के लाइट के कलर पे भी, एक में कह रहा है कि मीडियम पर डिपेंड करेगा लाइट के कलर पे भी और तापमान पर। तो एबीसीडी आप किस पर लगाएंगे? समर पारा सर का हो गया गलत, सुमित पंडित, बजरंगी, सोनू, सागर कुमार का है सही, राजीव रंजन का भी सही है। अरे राजीव रंजन भी आगे भाई है। माहौल क्या है? मोहम्मद हारिस का गलत हो गया, महागलत, केशव वर्मा का भी गलत है, आशीष मौर्य का भी गलत है। देखो बेटा आपको ये तो पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता ही है कि भाई पानी के लिए 1.33, डायमंड के लिए 2.42, कांच के लिए 1.5, बेंजीन के लिए 1.5, बर्फ के लिए आइस के लिए 1.31। लेकिन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट के कलर पर डिपेंड करता है। याद करो मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये क्वेश्चन आपको मैं कराया था कि किसी मीडियम में लाल रंग सबसे तेज भागता है और बैंगनी सबसे धीरे। तो मैंने उसमें बताया था इसलिए है क्योंकि रेड कलर के लिए, लाल रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो कोई मीडियम लाल रंग के लिए बन जाता है रेयर, वेल माध्यम, तो लाल रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी कि लाल रंग के लिए मीडियम बन गया रेयर, वेल, तो लाल रंग तेज भागेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो कम होती है लाल रंग के लिए और ज्यादा होती है बैंगनी के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा कलर गुजर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान केवल मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, लाइट हवा में जा रही है कि पानी में कि कांच में। हवा पानी कांच में किस रंग का प्रकाश जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यही कांच जब लाल रंग इसके अंदर से गुजरेगा तो रेयर वेल माध्यम की तरफ बिहेव करेगा। यही कांच जब बैंगनी रंग गुजरेगा तो डेंसर माध्यम बन जाएगा, सघन बन जाएगा। तीसरा बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ना वो टेंपरेचर पर डिपेंड करती है, तापमान पर भी। यानी कि अगर आपके पास में से हवा है, अब हवा ठंडी है कि गर्म है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक लगाते हैं। जितना गर्म हवा होगी, गर्म हवा वेल माध्यम की तरह काम करती है, लाइट चलती है, ठंडी करती है, डेंस की तरह। टेंपरेचर जितना बढ़ता रहेगा, गर्मी बढ़ती रहेगी माध्यम की, वो वेल माध्यम बनता रहेगा। तो यानी कि टेंपरेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है वो घटता है। तापमान के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, तापमान के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटेगा, तापमान के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। ध्यान रखना इस बात को। तो अब जो बच्चा बिल्कुल बहुत ही थोड़ा बहुत 10th क्लास में जिसने पढ़ा है वो इतना तो सबको पता है, ये तो सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, ये सबको पता है। तो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई क्यों, कलर का भी पता है, कलर का भी, ये तो बातें तो हमें पता ही है। तीसरी बात हमने आज ऐड कर दी टेंपरेचर वाली, ये हमें आगे काम आएगी। जब मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा मिराज, मर्ग मरीचिका का बनना, एक मिराज वाला कौन सा बताऊंगा तभी बड़ा काम आएगा कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो एक रेयर वेल माध्यम की तरह काम करती हैं, जो ठंडी हवाएं हैं वो डेंसर सघन की तरह काम करती हैं। तो टेंपरेचर के बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बढ़ता घटता है कि सेम रहता है, नहीं हो सकता है। तो जितना तापमान बढ़ता रहेगा मीडियम का वो एक वेल माध्यम हो जाएगा, रेयर मीडियम की तरह करेगा। समझे बात को? अच्छा अब हम अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर से हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। तो ये बुक में डेंसिटी वेवलेंथ लिखा है, वेवलेंथ वही लाइट के कलर की बात कर रहा है, वो डेंसिटी यानी कि मीडियम की बात कर रहा है कि मीडियम कैसा है वो ये कहना चाह रहा है इसमें। तो मैंने कहा लाइट के कलर पर डिपेंड करता है इसलिए वेवलेंथ सब लिखा है उसने कलर के लिए। तो अब मैं आपको रिफ्रैक्शन बता देता हूँ, फिर इसके हम लास्ट एंड में चल रहा है रिफ्रैक्शन के अपवर्तन के। मैंने आपसे कहा कि शुरुआत हमने रिफ्रैक्शन अपवर्तन की लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी उसको रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहते हैं। जब लाइट मीडियम चेंज करेगी, जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी उसका कलर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, रंग आवृत्ति नहीं बदलेंगे। जब लाइट मीडियम चेंज करेगी और वो तिरछी जा रही है तिरछी तो नॉर्मल के नजदीक आएगी या दूर हटेगी, और नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल के साथ साथ जा रही है तो सीधी निकल जाएगी। तो लाइट मीडियम चेंज करेगी तो स्नेल के नियम हम पढ़ते हैं, स्नेल लो, स्नेल के नियम sin I अपॉन sin R इक्वल टू n2 अपॉन n1, ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। फिर मैंने बताया कि अगर आप पानी के अंदर कोई चीज है वो थोड़ी सी उठी हुई दिखती है और रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लाइट मीडियम चेंज करने की वजह से, तो एक्चुअल गहराई अगर 20 मीटर तो आभासी कितनी होगी d/n। ये आज हमने चीज पढ़ी, आप पानी से हवा का देखेंगे तो हवा की चीज ऊपर दिखती है, यानी कि अगर कोई चीज की एक्चुअल ऊंचाई h है तो आभासी ऊंचाई के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे बात में सभी हम सेम स्पीड से चलते हैं, लेकिन किसी मीडियम में लाल रंग तेज चलता है, बैंगनी धीरे चलता है। इस तरह की बात हमें क्लास के अंदर करनी है। तो हम लिखेंगे कि रियल लाइफ में रिफ्रैक्शन हमें कहां देखने को मिलता है, रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम करता हूं, मेरे पास में एक फॉर्मेट बना हुआ है उसका यूज कर लेता हूं। देखो अब सब बच्चे डाल लेते हैं, लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। तो अपवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 2 से, बाकी एग्जांपल भी छोड़ देंगे। देखो मैंने आपसे बताया था कि रिफ्रैक्शन अपवर्तन के हम पढ़ चुके क्लास में कि पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना। मैंने आपको क्लास में बताया था कि कोई पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्योंकि रिफ्रैक्शन अपवर्तन की वजह से लाइट के मीडियम चेंज करने की वजह से लाइट जो पानी से हवा में जा रही है उस वजह से। ये शायद पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो बताया नहीं कि मान लो कि आपको पानी की बाल्टी की तली देखनी है तो तली कब दिखेगी? जब से लाइट चलेगी। लेकिन लाइट जैसे पानी से बाहर जाएगी हवा में तो दूर हट जाएगी, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें लाइट लगेगी इस पॉइंट से नहीं आ रही, इस पॉइंट से आ रही है। तो पानी से भरी बाल्टी जो तली है यहाँ की जगह दिख रही है तो उसकी रीजन क्या है? लाइट का मीडियम चेंज करना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि भाई पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, तो मैं कहता कि उसका रीजन हमें बताना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे आपसे कहते हैं कि पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का किसी का उठावा दिखना, तो आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो दो एग्जांपल मैंने आपको क्लास में बता रखे हैं, पानी से भरी बाल्टी का की तली का उठावा दिखना है ना, तो यू विद इन 3 मंथ्स सिलेक्शन हो जाएगा। भाई आपको डिपेंड करता होगा कि नहीं होगा, है ना। अब पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना हो या पानी से भरी बाल्टी का के अंदर किसी का उठावा दिखना हो, इनका आंसर क्या था? हमारा रिफ्रैक्शन। ऐसे देखिए देखना कि जब भी हमें मीडियम चेंज होता हो दिखे, लाइट जब पानी से बाहर हवा में आई मीडियम चेंज हुआ तो आंसर रिफ्रैक्शन है। ऐसे आपने चीज देखी होगी, अगर आपने बचपन में ध्यान दिया हो कि कांच का ग्लास है, इसमें आपने पानी रखा, आधा पानी आधा खाली है, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई पेंसिल छोड़ दो तो पेंसिल जहां पर ये पानी खत्म होकर हवा स्टार्ट हो मीडियम चेंज हो रहा है वहां पर हमें ऐसा लगता था कि जैसे पेंसिल जो है हमारी मुड़ी सी हुई है या बेंडिंग दिखती थी हमें, पेंसिल लगता था कि मुड़ी हुई है, एक ऐसे कट दिखता था पेंसिल मुड़ गई हो। तो मीडियम चेंज होने की वजह से कोई घटना हो तो भी किसी होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो तीन एग्जांपल, पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का किसी वस्तु का उठावा दिखना हो, पानी से भरी बाल्टी में किसी का मुड़ा हुआ दिखना हो, ये सबका एग्जांपल क्या? रिफ्रैक्शन अपवर्तन। लिख लेंगे, पेपर में आएगा कि पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है। ऑप्शन होगा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, स्कैटरिंग, परिकिरण, ऐसे चार ऑप्शन बनाएगा। तो रिफ्रैक्शन हम कब लगाएंगे? बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, सिक्के का उठावा दिखना हो किसी चीज का, या इसे सड़क का मुड़ा हुआ दिखना हो। अब जो एग्जांपल नंबर 1 से डिटेल में समझेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तारों का टिमटिमाना। ये लिख लो, 100% क्वेश्चन आएगा। तो किसके सेट में आएगा उसकी किस्मत की बात है, ये लिखेंगे 100% आएगा। तारों का टिमटिमाना किस घटना काम करता है? रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे। देखो कैसे होता है, यहाँ ध्यान देखना कि तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन पे कैसे काम करता है। रिफ्रैक्शन तो मीडियम चेंज करना है, तो मीडियम चेंज करने से तारा टिमटिमा कैसे रहा है उस बात को हम समझेंगे। बेटा धरती माता है,
ये धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वातावरण। यहाँ पर आप खड़े हैं, ये कहीं दूर तारा है अंतरिक्ष में। अब आप रात को अपनी छत पे गए, फिर आपने किसी तारे को देखा। जब उस तारे को देखा है ना, तो आपको हिलता हुआ लग रहा है कि जैसे इसकी चमक लगातार बदल रही है, आपको टिमटिमाहट दिख रही है। दिखता ना, फ्लक्चुएट करता दिखता तारा। अभी देखो टिमटिमाहट में क्यों दिख रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? उससे पहले देखो, अगर आपको कोई तारा देखना है, टिमटिमाहट बात की बात है, टिमटिमाहट दिखे, पहले तारा तो दिखे, तो तारा कब दिखेगा? जब उस तारे की लाइट मेरी आप तक पहुंच जाए, तब तारा दिखेगा मुझे। अभी तारे स्लाइड चल रही है, चल रही। अब बेटा तारे का प्रकाश जो है अंतरिक्ष में चल रहा है। अंतरिक्ष में क्या है? वैक्यूम निर्वात, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एग्जैक्ट। अब जैसे तारे का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, एयर में आएगा, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। यानी तारे का प्रकाश अंतरिक्ष से जब हमारे वातावरण में घुसता है तो जाता है विरल माध्यम से सघन में, रेयर से डेंसर। और आपको मैंने बताया था प्रकाश है विरल से सघन माध्यम में, तो लाइट थोड़ी सी बैंड होकर हमारी आंख में पहुंचेगी। लाइट ने मीडियम चेंज किया। अब जैसे लाइट मेरी आंख में पहुंची तो हमारे ब्रेन को ये लगता है कि लाइट तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलते हुआ होगा। तो आप क्या करो, इस लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो मेरे ब्रेन को एक्चुअली लगेगा कि लाइट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट से आ रही है। हमारे ब्रेन को लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो लाइट इस तरह से मीडियम चेंज करने से बैंड होकर मेरी आंख में घुस गई, लेकिन दिमाग को लगता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। तो ये मुझे लगेगा कि तारा जो यहाँ पर दिखेगा, थोड़ा ऊपर यहाँ दिखाई देगा। दूसरा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ये जो गैसों से मिलकर बनी है, एयर हिलती रहती है, तो इसकी जो इमेज बनेगी सारी को भी हिलती रहेगी, फ्लक्चुएट करेगी, इसलिए आपको तारा जो हिलता हुआ दिखता है, टिमटिमाते दिखता है। तारे की टिमटिमाने को लाइट का मीडियम चेंज करना, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। अगर धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर वातावरण ना होता, यहाँ भी वैक्यूम होता, निर्वात, तो लाइट सीधी आती, सीधी आपकी आंख में घुस जाती, बैंडिंग होती ना, जहाँ से लाइट आई सीधी आंख में पहुंच गई, जहाँ पे तारा वहीं दिखता। तो अगर आप चांद के ऊपर जाकर खड़े होकर तारे को देखोगे ना, तारा बिल्कुल पॉइंट की तरफ चमकता हुआ दिखेगा, हल्का सा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि चांद के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर वातावरण नहीं है। तारे का प्रकाश चला आपकी आंख में पहुंच गया, तो तारा साफ साफ दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे तारा का प्रकाश जो होगा, जब लाइट मीडियम चेंज करेगी, तो मीडियम चेंज करने से लाइट बेंड करेगी, मुड़ जाएगी। अब बेंड होगी, लेकिन लाइट मेरी आंख में से पहुंचेगी, तो दिमाग को लगेगा लाइट तो सीधी चलती है, तो तारा है यहाँ, तो रात को मुझे दिखता है, तारा दिखता है, उस तारे की कहीं इमेज दिख रही होती है, और इस एटमॉस्फेयर की हवा के हिलने से वो इमेज लगातार हिलती है, तो इसलिए तारा टिमटिमाते हुआ दिखता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि तारे की टिमटिमाहट किस पर काम करती है? हम बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन पर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर। लाइट एटमॉस्फेयर आई, मीडियम चेंज किया, तो इसलिए तारा टिमटिमाते दिख रहा है। ठीक है, गाड़ी के दर्पण में किस लेंस का उपयोग करते हैं? एक तो बेटा आपको कुछ पता नहीं है, गाड़ी के दर्पण में लेंस का उपयोग क्यों करेंगे? एक आप कहोगे दर्पण में लेंस का उपयोग क्यों करेंगे, तो आप कहोगे सर ये तो वाला क्वेश्चन हो गया, सर आपकी जो भैंस है वो किस नस्ल की गाय है? अरे भैंस तो वैसे रहेगी, तो गाड़ी का दर्पण होता है, उसमें दर्पण का यूज करते हैं, लेंस का थोड़ी ना करते हैं। दर्पण है मिरर, जब लेंस और मिरर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे चैप्टर के बाद तो पता चल जाएगा। समझ आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? बच्चा कह रहा है कि गाड़ी के दर्पण में कौन सा लेंस यूज करेंगे? अरे दर्पण में दर्पण ही तो होगा। वाला क्वेश्चन हो गया, सर आपकी जो बेटी है वो कितने साल का लड़का है? ऐसा क्वेश्चन हो गया, लड़की तो लड़की होगी, हो जाएगा, दर्पण में दर्पण होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछने बच्चे की हंसी आ जाती है, बहुत सीरियस चल रहा होता है। और देखो अब हमारे पास में कोई मेरे से कहे कि तारों का टिमटिमाना किस पर काम करता है? रिफ्लेक्शन। पानी से भरी बाल्टी का काम दिखना, रिफ्लेक्शन। पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का प्रभाव दिखना, रिफ्लेक्शन। कोई मेरे से कहते कि पानी से भरी बाल्टी में छड़का प्रभाव दिखना, रिफ्लेक्शन। एक लास्ट एग्जांपल और देखेंगे, फिर से लिखना, ठीक है? वेवलेंथ अगर आप क्लास में वेव चैप्टर नहीं पढ़ाया है तो उसमें वेवलेंथ शब्द पढ़ा देंगे, समझ आ जाएगा। पढ़ा दिया तो पता होना चाहिए। पंपन कुमार कहने से आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अंकुर। ठीक है, चलो अब आ जाओ। ये तो लास्ट एग्जांपल देखना, ऐसे करते हैं क्लास में ना, ऐसे क्या होता है कि फ्लो टूट जाता है पढ़ा देगा। हालांकि हमें खैर ऐसा नहीं चाहिए, हो सकता है कि बच्चे का बैकग्राउंड साइंस ना हो तो कई बार ऐसे हो जाती है गड़बड़, पर इतनी भी तो नहीं होनी चाहिए, है? ये चीज बढ़िया। ऑनलाइन क्लास में किसी को देख नहीं रहा, किसी को जानता नहीं है, तो बेइज्जती महसूस नहीं हो पाती होगी बच्चों को ना। ऑफलाइन वाली क्या होती है, ऑफलाइन बच्चा बुरा मान जाता है, खासतौर से किसी कन्या को, किसी देवी को, किसी लड़के को कुछ कह दिया जाए तो बुरा मान जाती है। लड़के बुरा नहीं मानते, मैं धमका दो, ऑफलाइन क्लास में बाहर निकलते हैं फिर छू लेते हैं, लड़के बुरा मान जाते हैं, बड़ा हरामखोर मास्टर है, ज्यादा होशियार बन रहा था, है ना, क्या लड़के को बताएंगे, तो इसलिए हम सब बचते हैं। और इस क्लास में ऑनलाइन क्लास इसलिए चल जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी मान लो कि बेटा आपके घर वालों ने आपसे कहा कि बेटा काम कर, तो कुछ काम धंधा तो है नहीं, हमारा बेवकूफ बना रहा तू, मैं पढ़ रहा हूँ, तेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा है, घर से डायलॉग मारते हैं कि बार इरिटेट होकर। तो और खास तौर से तब जब हम कुछ ऐसी डिमांड करने जो लगे बहुत लग्जरियस है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि मैं लोग की पूरी सब्जी नहीं खाऊंगा, आज मैं पनीर खाऊंगा, तो बड़ा लग्जरी चीज मांग रहा है, तो दो चार डायलॉग कैसे चिपकाएंगे वो, है ना? तो कहेंगे तुझे कुछ काम तो है नहीं, एक काम कर, आज सुबह उठना और छत पे जाना और सूरज किस समय उगा वो टाइम नोट करना, कुछ नहीं करा कुछ तो कर, आपने ठीक है, अब पनीर खाना तो करना पड़ेगा। आप छत पे गए और आपने क्या किया, ये आपने आज सन कितने बजे उगा, ये टाइम नोट करने वाली टास्क आपको मिली है, ठीक है? अच्छा, चलिए कह रहे तो मेरी बात कर दी बेटा, तेरे नहीं, बहुत सारे बच्चों की बात ऐसी है, हमारे घर वाले डायलॉग मारते थे, पढ़े हैं पढ़ते नहीं, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह जगह है। हालांकि मेरे ऊपर थोड़ा सा कम रहा इस चीज़ का, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, और पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते मेरी जॉब लग गई, तो शुरू के 6 महीने स्ट्रगल वाले रहे बस लाइफ में, उसके बाद जीवन बड़ा स्मूथ रहा। खैर और फिर भी घर डायलॉग मार ही देते हैं, घरों क्या है, मुझे लगता है कि भैया हमने कभी खाना बिना देख नहीं खाऊंगा, तो उसमें लगता था बहुत लग्जरी वाली चीज मांग रहे हैं, तो उन्हें भाना चाहिए, फिर चुपा देते डायलॉग। खैर अब आ जाओ, मुझे गुमराह मत करो। आप छत पे गए और आपको सनराइज हुआ, ये टाइम आपको नोट करना है, ठीक है? समान ऊपर दिखता बंबन कुमार, पीछे क्लास देखो तो पता चल जाएगा, है ना? ऐसे उठा के बताया करो क्लास में, इतने सीरियस अगर बनना है तो क्लास सारी लिया करो। अब छत पे गए, अच्छा कोई सन जब जो है उगा, राइज हुआ, ये मुझे पता कब चलता है, ठीक है? देखो सनराइज हुआ, ये हमें तब पता चलता है, आप कहीं ऐसे खड़े हो जाओ जहाँ दूर दूर तक बिल्डिंग ना बिल्कुल खाली हो, बहुत दूर तक कुछ नहीं है, तो कहीं दूर तक आप देखना आपको धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे, तो वो जगह जहाँ पे आपको धरती आकाश मिलते हुए दिखाई दें उसे बेटा बोलते हैं होराइजन, क्षितिज। जहाँ पे हमें धरती आकाश मिलते हुए दिखाई दें, होराइजन, क्षितिज, जहाँ पे धरती आकाश मिलते दिखाई दें, तो वो लाइन जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई देते हैं होराइजन है। अगर सूरज जो है होराइजन से नीचे है तो यानी कि छिपा हुआ है, और उसके ऊपर है तो वो उगा हुआ है, ठीक है? ये आपको पता है सूरज जो है क्षितिज से नीचे तो छिपा हुआ, उससे ऊपर है तो उगा हुआ। अब आप छत पे खड़े थे, जैसे सूरज क्षितिज से ऊपर आया, आपने देखा क्षितिज से ऊपर आया कि उगा, आपने टाइम नोट कर लिया कि सूरज जो है वो 6:14 पर उगा, तो आपके अकॉर्डिंग सूरज 6:14 पर उगा। लेकिन आपको पता है अगर आपको सूरज दिख रहा है क्षितिज से ऊपर है 6:14 पर, एक्चुअली सूरज उगेगा 6:16 पर, डेली सूर्य हमें उसके उगने से भी 2 मिनट पहले दिन लगता है, 2 मिनट पहले। आपको क्या कैसे बात कर रहे हो, उगने से भी 2 मिनट पहले कैसे दिख जाएगा? जैसे बेटा जब आपको पता है कि अंतरिक्ष से लाइट आ रही थी, तारे का प्रकाश हमारे पास आ रहा था, तो बैंड हो क्या रहा था, तो तारा जहां पर था वहां पर दिख रहा था, उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा था, है ना? ऐसे ही ये सूरज क्या है, अभी होराइजन से नीचे, जैसे तारा में उठा दिखता है, पानी की बाल्टी उठी दिखती है, पानी की बाल्टी के अंदर सिक्का उठा दिखता है, तो सूरज होराइजन से नीचे मुझे ऊपर दिख रहा है, जबकि सूरज को भी यहां से यहां तक आने में एक्चुअली में 2 मिनट का समय और लगेगा। जो सूरज यहां होगा तो वो मुझे यहां दिखाई देगा, जो सूरज यहां पहुंचेगा एक्चुअली में यहां दिखाई देगा, तो सूरज हमेशा मुझे उसकी जो भी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे ऊपर उठा दिखता है, जो वास्तव में यहां पर छिपा हुआ है तो मुझे यहां दिख रहा है, जब यहां पे पहुंचेगा वास्तव में तो यहां दिखेगा, जब वास्तव में यहां होगा तो यहां दिखेगा, जब यहां होगा तो यहां दिखेगा, तो सूरज हमें उसकी एक्चुअल लाइट से ऊपर दिखता है, इसलिए मैं उगने से पहले दिखना शुरू हो जाता है 2 मिनट पहले। यही काम वो शाम को करता है,
शाम को जो सूरज जो है वो छिप चुका है, लेकिन अभी भी हमें उठा दिखेगा। यहाँ पर हमें सूरज छिपा ही नहीं है, तो डेली सूर्य हमें उसके उगने से भी 2 मिनट पहले दिखता है और छिपने के भी 2 मिनट के बाद दिखाई देता है। तो सूरज का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद भी दिखाई देना, इसमें हम एक्सपेक्ट लगाएंगे रिफ्लेक्शन अपवर्तन पे, क्योंकि जब भी सूरज का प्रकाश आएगा तो अंतरिक्ष हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, तो मीडियम चेंज करेगा, लाइट की बेंडिंग होगी, तो जैसे तारे का प्रकाश बैंड हुआ ऊपर दिखा, ऐसे सन भी हमें थोड़ा सा ऊपर उठा दिखेगा, तो सूरज उसके उगने से पहले दिखता है और छिपने के बाद भी दिखाई देता है। तो इन पांचों जमा करता मान लो कि रिफ्लेक्शन अपवर्तन हम कब टिक लगाएंगे, पेपर में लिखा मिल जाए कि तारों का टिमटिमाना किस घटना में काम करता है, सूरज का जल्दी उगना देर में छिपना किस पे काम करता है, पानी से बड़ी बाल्टी का कम गिरा दिखना, सिक्के का उठावा दिखना, किसी वस्तु का उठावा दिखना, पेंसिल का मुड़ावा दिखना, ये सब रिफ्लेक्शन अपवर्तन के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे एक बार पीडीएफ से पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी बच्चे को गलत आंसर नहीं देना, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, पहले देखना ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जल्दीबाजी में एक भी गलत नहीं करेगा। और आप यहाँ पे गलत करोगे, समझो कि पेपर में अगर क्वेश्चन अचानक से आता तो वहाँ पर भी आप गलत ही करके आते, थोड़ा सा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा देंगे अपने आप को और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन वायुमंडलीय अपवर्तन करना नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी घटना है जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होती है, वो नहीं पूछा कि कौन सी होगी कौन सी नहीं होती है। तो लिखा उसने सूर्य का सुबह शाम को लाल दिखना, तो ऐसा तो आपको रिफ्लेक्शन प्राय नहीं है, सूर्य का सुबह शाम को लाल दिखना हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग में, तो आंसर इसका ए ऑप्शन। तारों का टिमटिमाना रिफ्लेक्शन की वजह से, सन का उसकी एक्स लाइट ऊपर दिखना रिफ्लेक्शन की वजह से, सन का जल्दी उगना देर में छिपना रिफ्लेक्शन की वजह से, तो बी सी डी ये सारे ऑप्शन जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से हैं। ये जो बच्चा संजय मीना सी लिख रहा है गलत है, घनश्याम का सी भी गलत है, बाकी का सबका ए बिल्कुल ठीक आंसर है। सागर कुमार का डी गलत है, अमित श्यामल का सी गलत है, आराध्या शुक्ला का ठीक है, लीना का सही है, सागर कुमार का महागलत, बीके बी का ठीक है, दीपक का सही, अमृतपाल सरकार का सही है, शिवानी यादव, लीना, मानसी, दीपक, लव कुमार, एनी तिवारी इनका ठीक है। ठीक है बेटा, आप अभी जो चीज बताई है उसे 2 मिनट के बाद ही कैसे गलत कर सकते हैं, यानी पेपर में आते हैं गलत कैसे, वहां पे भी गलत ही करके आते हैं। उसने पूछा कि कौन सी घटना के लिए रिफ्लेक्शन जिम्मेदार नहीं है, तो सुबह शाम को सूर्य का लाल दिखना, इसके पीछे प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग जिम्मेदार होती है। सन का जल्दी दिखना, सुबह को देर में छिपना रिफ्लेक्शन, जल्दी और देर की बात करें, सन की जो हाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर दिखता है तो जल्दी दिखता है, तारों का टिमटिमाना सब रिफ्लेक्शन है। नहीं, दिल्ली पुलिस में इंग्लिश का आती है, इंग्लिश में नहीं आता। दिल्ली पुलिस में जो दिल्ली पुलिस में सीपीओ वाला पेपर होता है, सीपीओ में आती है इंग्लिश, इनमें तो नहीं आती शायद, जीडीवीडी वाले पेपर में शायद। बाकी और आप नोटिफिकेशन देख लेना। ये कह रहा है कि पानी की टंकी उतली दिखाई देती है, उसे ऊपर देखते हैं, उतली यानी कि उठी हुई, तो पानी की जो टंकी है उसकी तली उठी दिखाई देना, इसका रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन अपवर्तन। आंसर क्या बनेगा इसका, डी ऑप्शन है ना, टंकी का उतला दिखाई देना रिफ्लेक्शन। बड़े हमारे पास में जो है ये रिफ्लेक्शन अब समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम क्लास में इसका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको लिख लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक काम और करना, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, हिंदी वालों को तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही बोलना है इसमें, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आगे से मैं बोलूंगा केवल TIR, यानी फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, यहाँ तक का गेम तो सारे बच्चे समझ होंगे, मैंने डायग्राम बनाया है कि लाइट अगर सघन माध्यम से विरल में जाए, डेंसर शरीर में, आप सबको पता है कि लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी, अविलंब से दूर जाएगी, डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, विरल का N2, तो N1 की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि सघन माध्यम से लाइट आ रही है विरल में, लेकिन लाइट जाती है विरल से सघन में, रेयर से डेंसर, विरल से सघन तो लाइट आती है नॉर्मल के नजदीक, कोई समस्या तक नहीं। हालांकि मैं हमेशा ये वाला डायग्राम पहले बनाता था, ये वाला बाद में, यहाँ पे हमने इस बार डेंसर से विरल, सघन से विरल है तो लाइट दूर हटी और विरल सघन है तो नजदीक आई। अब समझते हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या वाला है, तो ध्यान समझना। देखो बेटा, आप केवल परावर्तन शब्द को देखें, हिंदी वाले बच्चे केवल परावर्तन को, और इंग्लिश वाले केवल रिफ्लेक्शन परावर्तन को देखो लगातार 10 सेकंड, ये काम करो लगातार 10। तो आप इसे देखेंगे रिफ्लेक्शन 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 परावर्तन परावर्तन परावर्तन। अरे ये तो हमने पढ़ा है, परावर्तन क्या होता है कि लाइट किसी सरफेस पर टकराए और टकराकर उसी तरफ आ जाए, रिफ्लेक्शन परावर्तन है, जो कि मिरर दर्पण से बहुत बढ़िया होता था, लाइट गई दर्पण पर टकरा के वापस आ गई। अब मैं चाह रहा हूं कि मिरर नहीं भी है, दर्पण नहीं है, लाइट अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जा रही हो, मैं चाहूं कभी लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए। टोटली लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय, जैसे हम लाइट जा रही है एक दूसरे मीडियम में जा रही है, मैं चाहूं कि दूसरे मीडियम में जाए ना, जैसे लाइट है बाउंड्री पर टक्कर मारे, दूसरे मीडियम में 1% में जाए, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि बिना मिरर के भी, बिना दर्पण के भी लाइट को हम टोटली रिफ्लेक्ट पूर्ण रूप से परावर्तित करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। देखो अगर आप लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कराना है, पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है, तो वो इस वाली कंडीशन में तो बात बनेगी नहीं। मैं लाइट जा रही है विरल से सघन में, रेयर से डेंसर, जहां लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है तो और नजदीक आते चिपक जाएगी, तो यहां लाइट पूर्ण रूप से वापस नहीं आ सकती। ये तो फालतू हो गया मेरे लिए, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये वाला केस ये बेकार। लेकिन यहाँ मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। देखो उम्मीद की किरण क्या दिख रही है कि जब लाइट जाती है सघन माध्यम से विरल में, डेंसर शरीर में, तो लाइट नॉर्मल से दूर हट रही है। अगर मैं स्लाइड को यहाँ के थोड़ा सा इधर से छोड़ूंगा, लाइट थोड़ा सा और दूर हटेगी, थोड़ा और खिसका के जाऊंगा, लाइट और दूर हटेगी, और एक टाइम ऐसा लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। यानी आप चाह रहे हैं कि लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए, पहले मीडियम में पूर्ण रूप से आ जाए, तो शुरुआती कंडीशन ये है कि आपको लाइट को भेजना पड़ेगा डेंसर शरीर में, सघन माध्यम से विरल में। बाकी काम हम आगे करेंगे, तो शुरुआत कहां से करें? अगर मैं चाहता हूं कि लाइट को मैं टोटली वापस लेकर आ जाऊं, तो पहला मीडियम सघन ही होना चाहिए, दूसरा विरल, पहला डेंसर से विरल। पहला डेंसर का मतलब है कि पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दूसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू विरल मीडियम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है।
लाइट एंटर करती है सघन से विरल माध्यम में, ठीक है। टी आई आर इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रिरल। तो मैं क्या चीज पढ़नी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शुरुआती कंडीशन ये कि लाइट जाए सघन से विरल माध्यम में, है ना, डेंसर से रिरल में, डेंसर टू रिरल। अच्छा, इंग्लिश वाले ऐसे याद रख सकते हैं कि जो टी आई आर है, टी आई आर होता है डर के साइड में, डर के माहौल में। टी आई आर जो है किस माहौल में होगा, डर के माहौल में। डर के माहौल का मतलब ये है कि पहला मीडियम होना चाहिए डेंसर, दूसरा होना चाहिए रिरल, पहला होना चाहिए सघन, दूसरा होना चाहिए विरल। लेकिन जरूरी नहीं कि आपसे पेपर में हमेशा ऐसे ही पूछे, भाई आपसे हमेशा थोड़ा पूछेगा वो कह देगा कि टी आई आर का पॉसिबल है, ऑप्शन लिख देगा कि लाइट जाए रिरल से डेंसर, डेंसर से रिरल, दोनों केस में दोनों में नहीं, तो बोलेंगे डेंसर से रिरल में संभव है। पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा लिखा है कि टी आई आर का होगा डेंसर से रिरल। वो कब होगा भी बात की बात है, शुरुआती कंडीशन क्या है कि लाइट को कहां से कहां भेजना है, डेंसर से रिरल। इसी चीज को पेपर में उसने ऐसे ही पूछा कि टी आई आर का पॉसिबल है। ये जो का तो क्वेश्चन देखो एसएससी के सीपीओ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 करो। ऐसे क्वेश्चन आपको बाकी पेपर में मिलते हैं, 9 करेंगे। हाँ श्रुति सही कह रहे हो, तो बाकी करोगे। तो ये कह रहा है इसमें इंडियन बच्चों देखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता, इसमें नहीं पूछा इसने, टोटल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। हमें पता है कि टी आई आर कब होता है, जब लाइट जाती है डर के साइड में, डेंसर से रिरल। तो लाइट जाएगी सघन से विरल में तो टी आई आर होगा। वो क्या कब नहीं होगा, जब लाइट जाएगी रिरल से डेंसर, तब नहीं होगा। विरल से सघन वाले केस में नहीं होगा, है ना। अब देखो पहले एग्जांपल देखें, लाइट जा रही वाटर से ग्लास, वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.5, लाइट जा रही रिरल से डेंसर, टी आई आर नहीं होगा, ये आंसर बाकी सब हो जाएगा। देखो सघन से विरल है, डेंसर से रिरल 1.5, इसका 1.33, 1.33 इसका 1, 1.5 इसका लगभग 1, इन सब में टी आई आर हो जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं बनेंगे। तो टी आई आर के लिए पहला मीडियम होना चाहिए डेंसर, दूसरा होना चाहिए रिरल। मैं तो रविंद्र राव को गलत हो गए, केमिस्ट्री रविंद्र कहां से करें भाई, केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना ही बात है ना। हमें आ रही होती केमिस्ट्री तो हम आपको करवा देते। अब आप सर ठीक है, ये तो मैं चल गया कि टी आई आर के लिए पहला मीडियम होना चाहिए सघन, दूसरा होना चाहिए विरल। लाइट जानी चाहिए डेंसर से रिरल, ठीक है, डेंसर से रिरल, सघन से विरल, ये नॉर्मल है। ये लाइट आई, ये दूर हट गई, ठीक है, डेंसर से रिरल, ये आई, ये आर। अच्छा, आई को मैं क्या बोला था, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आर को मैं बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, ठीक। अब बच्चा समझना कि जब लाइट जो है डेंसर से रिरल में जाएगी, सघन से विरल मध्य में जाएगी, लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी जो आर की जो वैल्यू है वो आई से ज्यादा होगी। तो ऐसा मान लो कि आई की वैल्यू है 20 तो आर की है 30। आर को ज्यादा मानना है, ये 20 तो बड़ी से किस मानो मानना है ज्यादा। अगर मैं काम करूं, यहां पे जो लाइट है पर मैं थोड़ा सा यहां से छोड़ दूं, यानी कि आई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दूं, तो जैसे मैं आई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, मतलब मैं आई कर दिया 20 से 30, साथ में आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो मान लो जो आर है इसकी वैल्यू मान लो कि बढ़ गई 30 से 45, आई बढ़ा तो आर बढ़ गया। अगर मैं थोड़ा सा आई की वैल्यू और बढ़ाऊं, आई की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा दें, मतलब एंगल हमेशा नापते हैं नॉर्मल से अभिलंब से। पहले आई 20 था, फिर बढ़ा के मान लो 30 किया, अब मान लो कि 38 कर दिया। जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, आर की बढ़ेगी, लाइट ऊपर उठेगी, तो बेटा लाइट उठते उठते आ गई यहाँ पर। अब सब बच्चे रुक जाओ, अब आपको पता है कि एंगल तो नॉर्मल से नापते हैं, तो यहाँ से लेके लाइट यहाँ पे आर की वैल्यू 90 डिग्री, सब बच्चे रुक जाएंगे। मैं क्या देखा, जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, लाल से हरा, काला, काले से नीला, आई की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में आर की वैल्यू बढ़ रही है। तो जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, सब बच्चे ध्यान समझेंगे, जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है तो आर की बढ़ रही है, तो जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो क्या करो, उस समय जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री हो, उस समय आई की वैल्यू क्या है, जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री हो, उस समय आई की जो वैल्यू होगी उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो अब ये देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो लाइट है मैंने यहाँ से भेजा, तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकल रही है यहाँ पे, आर कितना 90 डिग्री। तो मेरे से कोई पूछे कि क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है, हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण वो कौन है। अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दूं ना, लाइट बाउंड्री के साथ आ जाएगी, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। जिस समय अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो आई को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दूं, जैसे लाइट आ रही है डेंसर से रिरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पर छोड़ दूंगा तो लाइट क्या करेगी, क्रिटिकल एंगल पर छोड़ेंगे तो लाइट इस बाउंड्री के साथ आ जाएगी। ये लाइट को क्रिटिकल एंगल पर छोड़ा जाता है तो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, लाइट बाउंड्री के साथ आ जाती है। यहाँ पे छोड़ा, लाइट बाउंड्री के साथ कब जाएगी, उसे क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण पर छोड़ा जाए। मतलब पॉइंट में लिखा है, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये तुम पढ़ रहे हैं, देखो मैं क्या बोला आपसे, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जिस समय अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है, आई को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद फिर डायग्राम बनाएंगे साथ में कि लाइट को अगर क्रिटिकल एंगल पर छोड़ा जाए तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकलेगी। ये मुझे कह रहा है कि कांच के भीतर में जैसे कोई पेंसिल विचार करेंगे जल को केरोसिन या तारपीन से बदल देगा तो क्या पेंसिल उसी सीमा तक स्थापित दिखाई देगी नहीं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अलग है तो उसी सीमा तक दिखेगी। अच्छा, अब बेटा आपने बनानी है, बनाने से देखना भी यहाँ तक। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा कि जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है, आर की बढ़ रही है, जब लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकल जाए, यानी कि जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री हो, यहाँ पे देखना साइड में आर की वैल्यू 90 डिग्री तो हमारी क्रिटिकल एंगल। अगर मैं काम करूँ यहाँ पर, अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल कर दूं तो लाइट को नील लाइन देखना, लाइट को क्रिटिकल एंगल पर छोड़, लाइट बाउंड्री के साथ निकली थी। अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर छोड़ दूं, अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल तो ये वाला आईसी, अगर लाइट को मैं क्या करूं, इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर छोड़ दूं तो लाइट
इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। तो लाइट का पूर्ण रूप से परावर्तन करने का तरीका क्या है कि लाइट को क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल जिस लाइट बाउंड्री के साथ निकल रही थी, लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन TIR अकर्स। लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित कब होती है जब उसे क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर भेज दें। यहाँ पर देखना इस डायग्राम में, जब मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पर भेजता हूँ तो लाइट बाउंड्री के साथ जाती है। अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर भेज दूँ, मतलब क्रिटिकल एंगल 12, लाइट को मैंने छोड़ दिया 14 डिग्री पे, लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल भेजेंगे, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो बस हमने 3 बातें याद रखी। एक क्या रखा हमने कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे शुरुआती कंडीशन ये है कि लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। यहाँ पर लिखा होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। जैसे एंगल बढ़ाएंगे आई तो आर भी बढ़ेगा। तो अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दूं तो उसमें लाइट बाउंड्री के साथ निकलती है, आर की 90, जब आर की 90 डिग्री होगी तो आई को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल भेजेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखते हैं कल आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले टॉपिक पे एग्जांपल दिखाऊंगा। फिर TIR हमारा खत्म हो जाएगा। कल शब्द के रेनबो पढ़ेंगे, इंद्रधनुष या स्कैटरिंग प्रकीर्णन, कोई एक चीज में आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पहले वाला पेज जो है सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले बताया गया था उनका दूसरा हमर ऊपर देते हैं। हाय हमको गोल मूंग डाटा ले लिया तो गोल मूंग डाटा बोली मूंग डाटा हमर दूसरा है। PDF सेव